हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2609। दो लोगों को अलग करना। एक आसमान थोड़ा डगमगाया और कृत्रिम सूर्य की सतह पर एक जटिल ज्यामितीय ताला दिखाई दिया। 4 प्रकाश कोर, लाइट कोर्स, ताले के गियर के किनारे से एक एक करके नीचे खिसके और अंततः एक विशाल पूर्ण इकाई में विलीन हो गए। सैंड रेडर्स के लिए ये सबसे दमनकारी दृश्यों में से एक है। सुनहरी लाल रोशनी हवा में पिघल गई, जैसे सीमा तक गर्म किए गए अंबर के जार को आसमान से उड़ेला जा रहा हो। जमीन की सभी छायाएं मिट गई और स्टील के कंकाल, बजरी और मानवीय आकृतियां एक अंधा कर देने वाली सफेदी में दब गई। कृत्रिम सूर्य एक पल में जो तीव्र ऊष्मा उत्सर्जित करता है, वो वास्तविक सूर्य की सतह से भी अधिक भयानक है। सभी दिशाओं में और सभी क्षेत्रों में जो कभी हरी भरी बेलें और खरपतवार थे, वे तुरंत राख में बदल गए। शू पांगजी और अन्य लोग जो दूर लड़ रहे थे भाग्यशाली थे कि उन्हें डेमन गॉड आर्मर द्वारा सुरक्षित रखा गया था, लेकिन उन्हें फिर भी ऐसा महसूस हुआ कि वे अंधे होने वाले हैं। सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। फैटी शू का चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया। इस तरह के तीव्र सौर हमले के तहत उसकी बर्फगुण वाली क्षमताएं पूरी तरह से बेकार हो गई थी। इतने भयानक ऊर्जा हमले का सामना करते हुए झांग यी भी अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सके। डेमन गॉड आर्मर में एक प्रकाश संवेदी कार्यक्षमता, लाइट सेंसिंग फंक्शन है, जो झांग यी को उस अंधा कर देने वाली रोशनी के कारण अपनी आंखें बंद करने से बचाती है। लेकिन वो शक्तिशाली दबाव अभी भी धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहा था। इस चाल को अंजाम देने के लिए 4 सशस्त्र युद्ध कन्याओं को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि उनके मैक्स तेजी से बिखर रहे थे। हालांकि ये उनके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं है, क्योंकि उन्हें ऊर्जा केंद्र द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। सीमाहीन क्षेत्र बाउंडलेस रियल्म के भीतर मैं 5 किलोमीटर के दायरे में राजा हूं। यह स्थान को विकृत करता है, सब कुछ नियंत्रित करता है, और यहां तक कि ऊर्जा भी यहां विकृत और विचलित हो जाएगी। झांग यी ने अपना हाथ उठाया। उनकी 5 उंगलियां कंघी की तरह थी और उनकी हथेली से सीमाहीन क्षेत्र की नक्काशीदार रेखाएं घेरों में बाहर की ओर फैली, जैसे पानी की सतह पर फैलती संकेंद्रित लहरें, कंसेंट्रिक रिपल्स। प्रत्येक लहर एक संकुचन और विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है। गिरते हुए प्रकाश कोर को घेरों के बीच कई खंडों में तोड़ दिया गया। प्रत्येक खंड को धीरे से पकड़ा गया और फिर नरमी से दूर भेज दिया गया। अंततः प्रकाश के 4 भयानक गोले 4 विशाल और शांत प्रकाश बुलबुलों में बदल गए, जो उनके पास से चुपचाप बह गए और आतिशबाजी की तरह दूर जाकर खामोशी से फट गए। 4 सशस्त्र युद्ध कन्याओं ने एक संयुक्त हमला किया था, लेकिन झांग यी ने उनकी अधिकांश शक्ति को विभाजित करने के लिए फॉर्मलेस डोमेन का उपयोग किया। आखिरी ऊर्जा शॉकवेव पूरी तरह से तैक्सू बाथरोब द्वारा अवशोषित कर ली गई थी और अब झांग यी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। 10वीं वाली, अंदर आओ। सूर्य की चमक अभी भी क्षितिज पर टिकी हुई थी और झांग यी ने एक बार फिर नाम पुकारने के लिए अपना हाथ उठाया था। उन्होंने बस अपनी नजर से उनमें से एक को चुना और फिर अपनी उंगली से हल्का सा इशारा किया। युद्ध कन्या अभी भी हजारों मीटर दूर थी, लेकिन उसकी छाया पहले खिंची, उसके शरीर से आधा इंच खिसक गई। फिर उसका शरीर ऐसा लगा मानो छाया द्वारा ढोया जा रहा हो, झांग यी के सीने की ओर तिरछा खिसकते हुए। उसकी ऊर्जा लगभग पूरी तरह समाप्त होने के कारण उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए उसे जमा करना सरल, एफर्टलेस था। 11वीं, छपाक, स्प्लैश,
दिव्य शोधन तकनीक, डिवाइन रीफाइनिंग टेक्निक ने उसे कसकर बांध दिया, और ये एक बहुत ही पेशेवर कछुए के खोल वाली बाइंडिंग, टॉर्टस शेल बाइंडिंग थी। उसे झांग यी के सीने की ओर खींचा गया। 11वीं सशस्त्र युद्ध कन्या ने जंजीर को तोड़ने की पूरी कोशिश की। 3 स्थानिक झटके, स्पेशल शॉक्स दिए, जिससे झांग यी के पैरों के नीचे की डोमेन रेखा सफेद हो गई। लेकिन इस बिंदु पर प्रतिरोध ने अपना अर्थ खो दिया था। झांग यी ने हाथ बढ़ाया और युद्ध कन्या की भी वही नियति हुई। 2 और बची है। अंतिम 2 युद्ध कन्याएं एक साथ रुकी और अपना हमला बंद कर दिया। उन्होंने अपनी तलवारें अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़ी थी। उनके सीने धीरे धीरे खुल रहे थे ताकि भीतर के गहरे काले मॉड्यूल, ब्लैक मॉड्यूल्स, दिखाई दे सके। वह एक आत्म विनाश स्तर का रिकवरी पॉइंट, सेल्फ डिस्ट्रक्शन लेवल रिकवरी पॉइंट है, जो उनके युद्ध डेटा को उच्चतम प्राथमिकता के साथ स्काई कोर में वापस दर्ज करेगा। लेकिन साथ ही ये दुश्मन के साथ मिलकर नष्ट होने का उनका अंतिम साधन भी है। झांग यी उनके इरादों को समझ गए और उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। आत्मविनाश करना चाहती हो? क्या मैंने तुम्हें अनुमति दी? तुम सब अब से मेरे आकार, शेप में बदल जाओगी और मैं तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। मजाक नहीं। वो लंबे समय से इन विविध क्षमताओं और उच्च बुद्धिमत्ता वाली सशस्त्र युद्ध कन्याओं को देखकर ललचा रहे थे। उन्होंने दोनों को आत्मविनाश का मौका नहीं दिया, जल्दी से उनके करीब पहुंचे और उन्हें सीधे पाताल लोक, नेदरवर्ल्ड में डाल दिया। काला ऊर्जा कोर, जो पहले से ही आत्मविनाश मोड में प्रवेश कर चुका था, उसके विस्फोट की गति बहुत धीमी हो गई, क्योंकि इसने पाताल लोक में प्रवेश किया था, जहां समय का प्रवाह बाहर की तुलना में बहुत धीमा है। झांग यी ने आसानी से 2 ऊर्जा कोर को नियंत्रित किया, उनके आत्मविनाश को रोक दिया। चौक, स्क्वायर में अचानक सन्नाटा छा गया और रेत का वह झोंका जो हवा में घूम रहा था, अंततः थम गया। आसमान में लाल रेखा ने सशस्त्र युद्ध कन्याओं के शवों की तलाश जारी रखी, उनके शरीरों को फिर से जोड़ने और उन्हें वापस जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन निश्चित रूप से वो नहीं मिल सका। चिंता न करें महामहिम, आपकी सशस्त्र युद्ध कन्याएं अब झांग परिवार की हैं। झांग यी मुस्कुराए और अपना सिर उठाया, आसमान में उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI इकाई से बात करते हुए जो आंतरिक दुनिया की हर चीज को नियंत्रित करती थी। कृत्रिम सूर्य ऐसा लग रहा था मानो उसे हल्का सा थपथपाया गया हो, लेकिन उसकी सतह पर ज्यामितीय ताले धीरे धीरे बंद हो गए, शांति बहाल हो गई। झांग यी को यह भी एहसास हुआ कि युद्ध के लिए आदेश जारी करने के लिए उसे सैंड स्वीपर रोबोट पर एक टर्मिनल के रूप में निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि वो झांग यी पर सीधे हमला करने में असमर्थ है, या शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका असली उद्देश्य टाइनटोंग टावर की रक्षा करना है, और ये उससे निपटने के लिए संसाधनों को बर्बाद करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे जो भी हो, झांग यी ने अपनी यात्रा की पहली बाधा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। झांग यी चौक के केंद्र में खड़े थे। उनकी उंगलियों पर अभी भी गिनती की लय बरकरार थी। उन्होंने अपने सीने की ओर देखा, जहां सितारों की रोशनी कम हो गई थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। तुमने उन सबको कहां बंद कर दिया? फ्रीमैन दूर से उड़ता हुआ आया। उसकी टोपी का किनारा हवा से आधा ऊपर उठ गया था। उसका चेहरा सदमे से भरा था। क्या तुमने खुद को जेल में बदल लिया है? कुछ वैसा ही मुझे लगता है। झांग यी ने सिर हिलाया। उनकी आवाज सपाट थी। उनके पुनरुत्थान के लिए उस लाइट बल्ब सूर्य को रोल बैक कमांड जारी करने की आवश्यकता होती है। मैंने बस उनके नेटवर्क की केबल निकाल दी। अनप्लग देन नेटवर्क केबल। इसके बाद जब तक झांग यी उन्हें बाहरी दुनिया में लौटने नहीं देते, वे स्टैंड बाय मोड में रहेंगे। इस जगह को छोड़ने के बाद झांग यी लू केरन से उनका अध्ययन करवाएंगे। यदि इसकी मरम्मत की जा सकती है तो उनके पास कई और शक्तिशाली सहायक होंगे। इंटरनेट केबल अनप्लग करने की उपमा बहुत अच्छी है।
यांग शिनशिन उनके बगल में उतरी। उसकी आंखें चमक रही थी। भाई, अंतरिक्ष के प्रति आपकी समझ फिर से गहरी हो गई है। शायद ड्रैगन कबीले के 2 सर्वोच्च प्राणी, सुप्रीम बीइंग्स, भी अब आपको पहले की तरह आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। झांग यी ने कंधे उचकाए। कौन जानता है? उनकी आंखों में बाई लोंगजी अब उतना रहस्यमयी नहीं था, लेकिन बाई लोंगजी के प्रति उनका खौफ बना रहा। इससे पहले कि वो स्थानिक क्षमताओं के सही अर्थ को समझते, वे बाई लोंगजी को वैसे देखते थे जैसे कुएं का मेंढक आसमान में चांद को देखता है। स्थानिक क्षमताओं के सार को समझने के बाद वे बाई लोंगजी को वैसे देख रहे थे जैसे एक मेफ्लाई नीले आकाश को देखती है। लिंग के कुछ ही सुझावों के साथ उन्होंने तीव्र प्रगति की। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि फुक्सी के साथ 1000 साल तक साधना करने वाले व्हाइट ड्रैगन प्रिंस कितने शक्तिशाली होंगे। दूर अंकल यू की तोपखाने की आग धीरे धीरे शांत हो गई और लियांग यू की ब्लेड वाली हवा एक ताजा बारिश की तरह थी। जैसे ही ब्लेड वाली हवा चली, सैंड स्वीपर सभ्यता के रक्षक रोबोट टुकड़े टुकड़े हो गए। वहां की लड़ाई में भी उनकी स्पष्ट बढ़त थी। चैप्टर 2610 2 लोगों को अलग करना दो। अंकल यू, लियांग यू और अन्य लोगों ने युद्ध के मैदान में सैंड स्वीपर रोबोटों के साथ एक अंतहीन लड़ाई लड़ी। वे जीव जो लगातार पुनर्जीवित होते हैं और प्रत्येक लड़ाई के साथ और अधिक मजबूत होते जाते हैं। उनके सबसे अच्छे शार्पनिंग स्टोन वेटरस्टोन बन गए। अंकल यू और लियांग यू को लड़ने में बहुत मजा आया। उन्होंने अपनी कमियों को खोजने और फिर उनमें सुधार करने के लिए इन लड़ाइयों का उपयोग किया। हालांकि झांग यी के पास यहां बर्बाद करने के लिए बहुत समय नहीं था, इसलिए वे सीधे युद्ध क्षेत्र में चले गए। फॉर्मलेस डोमेन, द रियल्म ऑफ नो फॉर्म। झांग यी ने अपनी क्षमता को सक्रिय किया और जल्दी से उनके पास पहुंच गए। फिर डिवाइन रिफाइनमेंट से आसमान को ढकने वाली एक काली जंजीर फूट पड़ी, जिसने सभी सैंडस्वेप्ट रोबोटों को कसकर बांध दिया। पीली रेत के शहर के रक्षक रोबोटों को एक एक करके पाताल लोक नेदरवर्ल्ड में खींच लिया गया। युद्ध के मैदान की बिजली जैसे अचानक काट दी गई हो। शोर धीरे धीरे कम हो गया और लुढ़कती घास और रेत के टीलों के बीच केवल हवा चलती रही। उफ, आपकी तरफ से काम हो गया? फैटी शू ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए पास आकर पूछा। अभी वास्तव में बहुत गर्मी थी। वे लोग काफी मजबूत थे। काफी समय हो गया है जब हमने इतनी कठिन लड़ाई लड़ी है। उन्नत सभ्यताओं को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, ली यांगयांग ने मुस्कुराहट के साथ कहा। झांग यी ने फ्रीमैन की ओर देखा और पूछा, यहां के सभी रक्षकों से निपट लिया गया है? वो गार्जियन, अभिभावक कहाँ है जिसका आपने उल्लेख किया था? फ्रीमैन ने शहर के पीछे रेत के समुद्र की ओर इशारा किया। उसकी टोपी का किनारा हवा से आधा इंच ऊपर उठ गया था और स्क्रीन पर उसका चेहरा स्थिर होने से पहले 1-2 बार चमका। पहला गार्जियन वहां है। 3 धूसर रेत की लकीरों को पार करें और आप एक डिप्रेशन गड्ढा देख सकते हैं जो रिंग के आकार के विंड गैप जैसा दिखता है। वही उसका अड्डा है। मैं यहां पहले भी कुछ बार आ चुका हूं। एक बार मुझे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि केवल मेरा सिर बचा था। सौभाग्य से मैं बाद में खुद इसकी मरम्मत करने में सक्षम रहा। 2 दशकों से अधिक समय से एलोन फ्रीमैन यहां स्काईटोंग टावर क्षेत्र के प्रवेश द्वार की अथक तलाश कर रहे हैं। अपनी चेतना स्थानांतरण कॉन्शियसनेस ट्रांसफरेंस की अवधि के दौरान मिली अपनी प्रेमिका नाशकी को खोजना उनका आजीवन जुनून बन गया। हालांकि झांग यी और उनके साथियों को नहीं पता था कि क्या वे वास्तव में टियांटोंग टावर में प्रवेश करने के बाद नाशकी को ढूंढ पाएंगे। इसकी उच्च संभावना है कि यह सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और किसी ने भी इसका कोई निशान पीछे नहीं छोड़ा है, लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं, या शायद एलोन फ्रीमैन खुद इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि जब तक उन्होंने खुद अपनी आंखों से निराशा को नहीं देखा,
उन्होंने उम्मीद को बनाए रखना बेहतर समझा। ये कहना होगा कि उनकी दृढ़ता काफी सराहनीय है। झांग यी ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो वहां चलते हैं। उनकी नजर भीड़ पर घूम गई। आप सब पीछे रहें और नजर रखें, बहुत करीब ना आए। साथ ही अन्य भाग लेने वाले सैंड स्वीपर रोबोटों को युद्ध के मैदान के करीब आने से रोकने में मेरी मदद करें। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे जानते थे कि सैंड रेडर सभ्यता के गार्जियन अत्यंत शक्तिशाली होंगे। ये लोग दूर रहकर सुरक्षित हैं, और भले ही वे झांग यी की छाया में रहें, झांग यी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थे। आखिरकार उनके अनगिनत घटनाओं, मिरियड फिनोमेना तक को स्थानिक शॉकवेव्स ने प्रभावित किया था। तुमु यांग की छाया की तो बात ही क्या है। सुरक्षित रहना। यांग शिनशिन ने हाथ उठाकर इशारा किया और उसकी उंगलियों पर एक महीन काला धुआं दिखाई दिया। जब भी जरूरत होगी हम सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। वहां मौजूद सभी लोगों में केवल यांग शिनशिन और लू केरन, जो सुपर युद्धपोत को नियंत्रित कर सकते थे, झांग यी को युद्ध सहायता प्रदान कर सकते थे। चिंता मत करो, मैं इस बार लापरवाह नहीं रहूंगा। स्थिरता, स्टेडनेस, जीवन में मेरा आदर्श वाक्य है। झांग यी मुस्कुराए और अपनी उंगलियों से हवा में हल्का सा इशारा किया। उनके पैरों के नीचे फॉर्मलेस डोमेन फैल गया, रेत की लहरें जैसे दब गई हों, और परिदृश्य चुपचाप मुड़ गया, फोल्डेड। वे धुंधली धूप के बीच चमके और 5 किलोमीटर दूर प्रकट हुए। पीली रेत का शहर। झांग यी को नहीं पता था कि ये किस दिशा में है, लेकिन ये उनके पीछे था, और सामने एक विशाल असीम रेगिस्तान था। यह स्थान अतीत में खेत या झील भी रहा होगा, लेकिन ये लंबे समय से पीली रेत से दबा हुआ है। यहां हवा और तेज चल रही है। रेगिस्तान के केंद्र में एक विशाल डिप्रेशन, गड्ढा है जिसका व्यास कई किलोमीटर है, जो स्वर्ग के हाथ से दबाए गए फिंगरप्रिंट के आकार का है। गड्ढे के केंद्र में एक सपाट काला धातु का डिस्क है, जिसके ऊपर हल्की लाल बूंदाबांदी लटकी हुई है। ऊर्जा केंद्र से निकलने वाली हल्की बहाली वाली रोशनी, रिस्टोरेटिव लाइट, जो उस क्षेत्र को आलस से ढके हुए एक अदृश्य जाल की तरह है। हम पहुंच गए हैं। वो चीज, क्या वो सैंड गार्जियन हो सकता है? झांग यी ने अपनी नजर थोड़ी ऊपर उठाते हुए खुद से बुदबुदाया। वे निश्चित रूप से उस अजीब काले धातु के डिस्क को देख सकते थे, लेकिन वे ये नहीं बता सकते थे कि क्या ये सिर्फ एक डिस्क थी। शायद पीली रेत के नीचे अन्य चीजें भी दबी हुई थी। लक्ष्य प्रकट हो गया है। यांग शिनशिन की आवाज मेरे कानों में गूंजी, स्पष्ट और शांत। ऊर्जा स्पेक्ट्रम बढ़ रहा है, कई समवर्ती घटनाओं के साथ, जो मल्टी मॉड्यूल सहयोग का संकेत दे सकती है। लू केरन के उड़ने वाले कौओं ने ऊंचाई से पूरे युद्ध क्षेत्र को देखा और इसे सभी के कॉम्बैट हेलमेट पर प्रोजेक्ट किया। छवि स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पीली रेत के नीचे विभिन्न मॉड्यूल की कई उच्च ऊर्जा वस्तुएं धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रही है, और ऊर्जा प्रतिक्रिया की तीव्रता पहले से ही एक चमकदार लाल रोशनी दिखा रही है। भाई, सावधान रहना, यांग शिनशिन ने गहरी आवाज में उन्हें याद दिलाया। मैं रहूंगा। झांग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और साथ ही उन्होंने इटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड निकाली और इसे डेमन ब्लेड डिवाइन रिफाइंड के साथ जोड़ दिया। काले धातु के डिस्क के ऊपर हवा धीरे धीरे ऊपर की ओर घूमने लगी। सरसराहट, रस्टल। पहले अंगूठे के बराबर 18 लाल बिंदु जले, फिर और ऊंचे उठे, और धातु के शरीर से बड़ी मात्रा में पीली रेत नीचे बहने लगी। पीली रेत के नीचे का राक्षस, रक्षकों में से एक, येलो सैंड गार्जियन, धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। वे 18 पूरी तरह से गोल यांत्रिक गोले, मैकेनिकल स्फेयर्स थे। प्रत्येक गोला पूरी तरह से गहरे चांदी के रंग का है, जिसकी सतह हनीकॉम्ब जैसे छिद्रों और अत्यंत महीन नक्काशी से ढकी हुई है, जो 18 लघु ग्रहों, मिनिएचर प्लैनेट्स के समान है। वे पहले व्यक्तिगत रूप से घूमते हैं, फिर एक दूसरे के साथ संरेखित होते हैं, किसी प्रकार के अदृश्य दांतों के साथ एक साथ जुड़ जाते हैं,
और तुरंत लगभग 100 मीटर व्यास का एक रिंग, घेरा, बना लेते हैं। रेत का रक्षक, द हेवनली रिंग, द हेवनली रिंग। 18 गोलों में से प्रत्येक एक अलग प्रकाश के मुकुट, क्राउन ऑफ लाइट, के साथ चमक रहा था। चमकदार और शानदार, साइबरपंक सुंदरता से भरपूर, जिसने लोगों को विस्मय में डाल दिया। 18 क्षमताएं उनके संबंधित मॉड्यूल पर चमक उठीं और फिर व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने लगी। ये प्रार्थना की माला के एक विशाल तार या अपनी ही पूंछ को काटते हुए एक यांत्रिक सर्प के समान दिखता है। झांग यी के डेमन गॉड आर्मर के टैक्टिकल मास्क पर उनका व्यापक ऊर्जा प्रतिक्रिया सूचकांक, एनर्जी रिएक्शन इंडेक्स, आंतरिक दृष्टि में ऊपर नीचे उछला और 62,000 इंच के निशान के बगल में रुक गया। 62,000 का विशेष क्षमता सूचकांक। यांग शिनशिन ने गिनती की। 18 गोले स्वतंत्र लग रहे हैं, लेकिन उन्हें समानांतर, पैरेलल में जोड़ा जा सकता है। उनकी शक्ति सुपरइम्पोज्ड नहीं होगी और 18 गोलों की अलग अलग क्षमताएं हो सकती है। समझ गया। झांग यी ने सांस छोड़ी। उनके कंधे थोड़े ढीले हुए और फिर उन्होंने चुपचाप अपने हाथों में इटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी। तुम पहली चाल चलो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास किस तरह की क्षमताएं हैं। झांग यी की सुरक्षा 62,000 के हमले सूचकांक का सामना कर सकती थी। उन्हें प्रतिक्रिया देने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी पर खुफिया जानकारी जुटाने की जरूरत थी। दूसरा पक्ष शायद कोर कंट्रोल सेंटर द्वारा प्रदान की गई जानकारी के माध्यम से उनकी विशिष्ट क्षमताओं को पहले से ही जानता है। हेवनली रिंग ने उनसे बात नहीं की। इसमें कोई भाषा मॉड्यूल नहीं था। यह केवल एक शुद्ध रक्षक था, एक साधारण मारने वाली मशीन। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।